भारत की जलवायु के बारे में हमें पढ़ना है। भारत की जलवायु के पढ़ने से पहले हमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा जानना जरूरी होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति 8 डिग्री, भारत की भौगोलिक स्थिति का उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बारे में हमें जानना है। भारत का भौगोलिक स्थिति, भारत का दक्षिणतम पॉइंट ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करता है तथा भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश का निर्धारण करता है। भारत का उत्तरी अक्षांश, उत्तर भूमि का उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का निर्धारण करता है। भारत से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। भारत की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। इस प्रकार भारत की स्थिति में भारत उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध, उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। कटिबंध में स्थित है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधी जलवायु है। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसी भी स्थान पर एक लंबे समय अवधि में बार बार होने वाली मौसमी घटनाओं का एक औसत, जलवायु कहलाता है। किसी स्थान पर लंबे समय अवधि में लंबे समय अवधि का मतलब लगभग 30 वर्ष का, लगभग 30 से 35 वर्ष से तात्पर्य है लंबे समय अवधि में बार बार होने वाली मौसमी घटनाओं का औसत ही जलवायु कहलाता है। अब यहाँ पे मौसमी घटनाओं का तात्पर्य क्या है? मौसमी घटनाओं के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि का अध्ययन करते हैं। भारत के जलवायु के मानसून की उत्पत्ति भारतीय जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है और भारतीय जलवायु को एक मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। भारतीय जलवायु
भारतीय जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। भारतीय जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति एक अरबी भाषा के शब्द से हुआ है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है। मौसम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ मौसम अर्थात ऋतुओं से है। मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब के नौसंचालकों द्वारा हिंद महासागर यानी अरब सागर में होने वाली मानसूनी पवनों के उत्क्रमण से है। मानसूनी पवनों के उत्क्रमण के लिए किया गया था। तो मानसून मौसम शब्द यानी मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मौसम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब के नौसंचालकों द्वारा किया गया। अरब के नौसंचालकों के द्वारा किया गया था। अरब सागर में होने वाली मौसमी पवनों के उत्क्रमण के लिए ये शब्द का इस्तेमाल अरब के नौसंचालकों के द्वारा किया गया था। भारतीय मानसून की उत्पत्ति, अगला टॉपिक है भारतीय मानसून की उत्पत्ति। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं में सबसे प्रमुख आता है एडमंड हैली का तापी सिद्धांत। एडमंड हैली का तापी सिद्धांत। एडमंड हैली का तापी सिद्धांत जो 1686 ईस्वी में एशिया महाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। दूसरा सिद्धांत एडमंड हैली के तापी सिद्धांत को शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है फ्लोन का गतिमान सिद्धांत या डायनेमिक थियरी, गत्यात्मक सिद्धांत डायनेमिक थियरी जो कि 1951 में लिया गया। तीसरा सिद्धांत हमें आधुनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। आधुनिक परिकल्पनाएं जिसमें एल नीनो, ला नीनो, तिब्बत, हिमालय और तिब्बत के पठार की स्थिति, जेट स्ट्रीम आदि के बारे में बताया जा रहा है। पहला सिद्धांत एडमंड हैली का तापी सिद्धांत है।
एडमंड हैली के तापीय सिद्धांत का जो 1686 ईस्वी में भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए अर्थात एशियाई मानसून की उत्पत्ति के लिए दिया गया था। एडमंड हैली के तापीय सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के बीच होने वाले मौसमी तापीय अंतर को प्रदर्शित करता है। महाद्वीपों और महासागरों के बीच होने वाली तापीय मौसमी अंतर को रिप्रेजेंट करता है। एडमंड हैली के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण तापीय सिद्धांत आता है। महाद्वीप और महासागर में महाद्वीप तथा महासागर में महाद्वीप और महासागर महाद्वीप जल्दी गर्म होता है जबकि महासागर देरी से गर्म होता है। महाद्वीपों के जल्दी गर्म होने की वजह जब गर्मियों के समय में सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में महाद्वीपीय भाग अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप शीघ्र गर्म हो जाता है तथा महासागर देरी से गर्म होता है। दोनों के बीच पाए जाने वाले इस तापीय अंतर की वजह से ही हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में होती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। जिसकी वजह से महाद्वीप शीघ्र गर्म हो जाता है। महाद्वीप के शीघ्र मतलब स्थल भाग के शीघ्र गर्म होने के कारण यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान अधिक होता है तथा यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। महासागरों की देरी से गर्म होने के कारण महाद्वीपों की बजाय महाद्वीपों की तुलना में यहाँ उच्च वायुदाब
ताकि बन जाता है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती हैं। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती हैं। मानसूनी पौने उच्च वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वायुदाब की तरफ गति करती है। निम्न वायुदाब की तरफ गति करती है। विषुवत रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। जीरो डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पौने विषुवत रेखा के पास आकर मिलती है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पौने विषुवत रेखा के पास मिलती है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये पौने विषुवत रेखा को पार करने के पश्चात जो दक्षिण पूर्वी मानसूनी पौने हैं, ये विषुवत रेखा को पार करने के पश्चात उत्तर पश्चिम दिशा में घूम जाते हैं और ये पौने भारत में उत्तर पश्चिमी मानसून के नाम से जानी जाती है। भारत में अधिकतर वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। भारत में अधिकांश वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु ठंडियों के मौसम में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके पश्चात भारत में शीत ऋतु में सूर्य दक्षिण दिशा में सीधा सूर्य की रोशनी सीधे दक्षिण दिशा में सीधी चमकती है मकर रेखा पर, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु में स्थल के ठंडा होने के कारण ये पौने
लौटते हुए मानसून के रूप में, लौटते हुए मानसून के रूप में, मानसून के रूप में, यानी उत्तर पूर्वी मानसून, यानी उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में, मानसून के रूप में भारत में वर्षा कराती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को लेकर, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को लेकर उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को लेकर मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर आर्द्रता लेकर आर्द्रता लेकर दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर, यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु में वर्षा का कारण बनती है, वर्षा का कारण बनती है। शीत ऋतु में भारत में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु की चेन्नई राजधानी में होता है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत में शीतकाल में वर्षा, शीतकाल में वर्षा चेन्नई में होती है, चेन्नई में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। होती है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। दूसरा सिद्धांत, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत डायनेमिक थियरी ऑफ फ्लोन के नाम से जाना जाता है, जिसे गत्यात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे गत्यात्मक सिद्धांत, फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत
फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत 1951 में, फ्लोन ने इसके बारे में 1951 में विस्तृत व्याख्या की थी। फ्लोन के गत्यात्मक सिद्धांत में दक्षिणी विषुवतीय जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत से होकर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नाक अक्षांश यानी कर्क रेखा, साढ़े 23 डिग्री साउथ अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय रेखी मानसून को मकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पौने जिस क्षेत्र में इनका अभिसरण होता है उस क्षेत्र को ITCZ के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पौने तथा दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने जहां आपस में मिलती है उसे ITCZ के नाम से जाना जाता है। ITCZ के नाम से जाना जाता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यह क्षेत्र निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। ITCZ निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। ITCZ दक्षिणी व्यापारिक पौने तथा उत्तरी व्यापारिक पौनों के अभिसरण क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है। यहाँ पर अधिक तापमान होने के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है तथा यहाँ पर बना रहता है।
सूर्य के उत्तरायण होने की दिशा में, सूर्य के उत्तरायण होने की अवस्था में सूर्य के उत्तरायण होने पर आईटीसीजेड खिसक कर भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर आ जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में आईटीसीजेड भारतीय महाद्वीप पर आ जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है और आईटीसीजेड विषुवत रेखा से खिसक कर भारतीय उपमहाद्वीप पर आ जाता है। विषुवत रेखा पर चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक कोने और उत्तरी गोलार्ध से आने वाली उत्तर पूर्वी विषुवती कोने पूर्व से पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ती है। उसी स्थिति में मेडागास्कर के पास उच्च वायुदाब का केंद्र होने की वजह से उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर होना तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये व्यापारिक कोने वहां से घूमकर दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वप्रथम वर्षा केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। सूर्य के दक्षिण में जाने के कारण की वजह से आईटीसीजेड अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप से नीचे चला जाता है और भारतीय महाद्वीप पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। साढ़े 23 डिग्री साउथ अक्षांश इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। सूर्य के दक्षिणायन में होने की वजह से भारतीय महाद्वीप में हाई प्रेशर क्रिएट होता है तथा विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा में लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कोने चलती हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रवाह करती है और प्रवाह के दौरान बंगाल की खाड़ी से यूनिटी
यानी आर्द्रता लेकर तमिलनाडु के तट पे वर्षा करती हैं। तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। फ्लोन के डायनेमिक सिद्धांत, फ्लोन के डायनेमिक थ्योरी तथा एडमंड हैली के तापी सिद्धांत को एक दूसरे की प्रतिलिपि माना जाता है। फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत, मानसून उत्पत्ति का गत्यात्मक सिद्धांत, हैली के तापी सिद्धांत, तापी सिद्धांत की प्रतिलिपि है। फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत फ्लोन के गत्यात्मक सिद्धांत गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार भारत में मानसून की उत्पत्ति के दो कारक हैं। पहला, सूर्य की स्थिति यानी सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन में गमन। दूसरा, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र जिसे ITCZ कहा जाता है। ITCZ कहा जाता है। फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत हैली के तापी सिद्धांत से कुछ मानों में गत्यात्मक सिद्धांत हैली के तापी सिद्धांत से कुछ मानों में अलग है। फ्लोन के तापी सिद्धांत के अनुसार भारत में होने वाले अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि, यह सिद्धांत अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि की व्याख्या करता है। अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के बारे में बताता है। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा तथा अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल वर्षा का ना होना। दूसरा, फ्लोन के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार भारतीय मौसम में होने वाले अचानक परिवर्तन या उसकी स्थिति का पता न चल पाना आदि के बारे में बताया गया है। मानसून में अचानक परिवर्तन, जबकि सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना नियत होता है। सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना नियत होता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति की नवीन परिकल्पनाएं, नई विचारधारा है।
भारतीय मानसून की भारतीय मानसून की उत्पत्ति नवीन धारणा। भारतीय मानसून की उत्पत्ति की नवीन परिकल्पनाओं में अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय एवं तिब्बत का पठार। हिमालय एवं तिब्बत के पठार की स्थिति। दूसरा, जेट स्ट्रीम। तीसरा, जेट स्ट्रीम की स्थिति। तीसरा, एल नीनो। एल नीनो। हिंद महासागर का डायपोल। चौथा, हिंद महासागर हिंद महासागर डायपोल। हिंद महासागर डायपोल। पहला, हिमालय और तिब्बत के पठार की स्थिति के बारे में जानते हैं। तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार के ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार के ग्रीष्म ऋतु में गर्म होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके पश्चात ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अपनी तरफ आकर्षित करती है। शीत ऋतु में तिब्बत का पठार, शीत ऋतु में तिब्बत के पठार के ठंडा होने की स्थिति में शीत ऋतु में तिब्बत के पठार के ठंडा होने की स्थिति में ITCZ भारतीय हिमालय के समानांतर तिब्बत का पठार ठंडा हो जाता है।
तिब्बत के पठार के ठंडा होने की वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की दिशा में मानसूनी हवाएं चलती हैं। और वहाँ पे ITCZ जो होता है वो दक्षिण की दिशा में खिसक जाता है और हिमालय के समानांतर बहने लगता है। इस तरह पौने मानसूनी पौने उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ, पश्चिम की दिशा में की तरफ प्रवाह करने लगती है। तिब्बत के पठार की स्थिति में शीत ऋतु में पौने जो होती हैं वो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रवाह करने लगती है, जिसके कारण तमिलनाडु का चेन्नई क्षेत्र कोरोमंडल तट पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा, हिंद महासागर का डाइपोल। हिंद महासागर का डाइपोल हिंद महासागर डाइपोल एक होता है पश्चिमी हिंद महासागर डाइपोल, दूसरा होता है पूर्वी हिंद महासागर डाइपोल। हिंद महासागर के पश्चिमी भाग का तात्पर्य यहाँ पर अरब सागर से है। अरब सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर डाइपोल की स्थिति में पश्चिमी हिंद महासागर यानी अरब सागर का तापमान अधिक होने के कारण पश्चिमी हिंद महासागर डाइपोल पूर्वी हिंद महासागर डाइपोल डाइपोल पश्चिमी हिंद महासागर डाइपोल और पूर्वी हिंद महासागर डाइपोल। पश्चिमी हिंद महासागर डाइपोल अरब सागर में तथा पूर्वी हिंद महासागर डाइपोल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। पश्चिमी हिंद महासागर डाइपोल में यहाँ का तापमान टेम्परेचर अधिक होने के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनें प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी हिंद महासागर डाइपोल भारत में मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना जाता है। पश्चिमी हिंद महासागर डाइपोल तथा पूर्वी हिंद महासागर डाइपोल भारतीय मानसून की उत्पत्ति की नवीन परिकल्पनाओं के तहत पश्चिमी हिंद महासागर का टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पर पश्चिमी हिंद महासागर का टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण विषुवत-रेखी पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण विषुवत-रेखी मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। अगला है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम
जेट स्ट्रीम, जेट वर्ड से ही तात्पर्य ये लगाया जा सकता है कि अधिक तीव्र से चलने वाली मानसूनी पवनें। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम का तात्पर्य अधिक स्पीड से, अधिक गति से चलने वाली मानसूनी पवनें। जेट स्ट्रीम एक पश्चिमी उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम तथा पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम होती है। पूर्वी उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। दूसरा पश्चिमी उष्णकटिबंधीय 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 पश्चिमी उपोष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। गर्मियों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, गर्मियों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र, गर्मियों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में आकर वर्षा कराती है, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में आकर वर्षा कराती है। दूसरा पश्चिमी उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, पश्चिमी उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। पश्चिमी उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में, शीत ऋतु में पश्चिमी उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में तिब्बत के पठार पर, शीत ऋतु होने की वजह से वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है तथा उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को लेकर प्रवाहित होती है।
दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। भारत में शीत ऋतु में, अगला है पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिम से तथा पश्चिम दिशा से पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत में प्रवेश करती है। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके लेकर पाकिस्तान होते हुए भारत के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम दिशा से उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम दिशा से भारत में पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम की स्पीड अधिक होने के कारण ये भूमध्य सागर से जल ग्रहण करके आगे कैस्पियन सागर होते हुए जल ग्रहण करके कैस्पियन सागर होते हुए भारत में प्रवेश करती है तथा शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा कराती है। वर्षा कराती है।
शीत ऋतु में होने वाली ये वर्षा, शीत ऋतु में ये होने वाली वर्षा रबी के फसलों के लिए लाभदायक होती है। शीत ऋतु में होने वाली ये वर्षा रबी के फसलों के लिए लाभदायक होती है। होने वाली ये वर्षा रबी के फसलों के लिए लाभदायक होती है। के लिए लाभदायक होती है। मुख्यतः गेहूं की फसल के लिए, मुख्यतः गेहूं के फसलों के लिए। इस प्रकार शीत ऋतु में भारत में दो मानसून से वर्षा होती है। पहला पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है, जिसमें आपका हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र आते हैं, दिल्ली वगैरह। दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के तमिलनाडु अर्थात कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से दिसंबर माह में होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो उसका आंसर है उत्तर पश्चिम भारत। तथा रबी की फसल के लिए कौन सा मानसून सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, तो उसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। दूसरा, शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से किस क्षेत्र में होती है, तो वो चेन्नई में होती है। या तो ऑप्शन चेन्नई रहेगा या कोरोमंडल तट, नहीं तो तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है, तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटते हुए मानसून के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटते हुए मानसून के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटते हुए मानसून के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। और तमिलनाडु के चेन्नई शहर में यह वर्षा होती है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होती है। अक्टूबर से दिसंबर माह में होती है। और तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु का पूर्वी तट, जो जिसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला है भारतीय मानसून पर एल नीनो का प्रभाव क्या है, या भारतीय मानसून को कैसे एल नीनो प्रभावित करता है। एल नीनो और ला नीनो दो शब्द हैं। एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो पहले पढ़ते हैं, एल नीनो क्या है। एल नीनो, एल नीनो का अर्थ होता है, स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ होता है लिटिल बॉय। इसे चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय या चाइल्ड क्राइस्ट। इसे चाइल्ड क्राइस्ट क्यों कहा जाता है। एल नीनो को चाइल्ड क्राइस्ट कहने का रीजन ये है कि शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में, शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में दिसंबर माह में क्रिसमस डे मनाया जाता है।
डिग्री साउथ अक्षांश। सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इस स्थिति में दिसंबर माह में क्रिसमस त्योहार के समय ये एल नीनो का प्रभाव पूर्वी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर यानी पेरू के तट पर, पेरू का तट, पेरू के तट पर, पेरू के तट पर एक हम्बोल्ट जलधारा बहती है जो एक ठंडी जलधारा है। किंतु एल नीनो के प्रभाव में पेरू के तट पर समुद्र का जल लगभग सामान्य ताप से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक, सामान्य ताप से यहाँ पर तापमान सामान्य से यहाँ पर महासागरीय तापमान, महासागरीय जल का तापमान सामान्य से 10 डिग्री, सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है या ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। पेरू के तट पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और पश्चिमी प्रशांत महासागर से चलने वाली व्यापारिक पवनें पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ प्रवाह करती है और वहाँ पर अधिक वर्षा होती है तथा भारत जैसे भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, आसियान कंट्री आदि क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बन जाती है। आदि प्रदेशों पर सूखे की स्थिति बन जाती है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। एल नीनो का प्रभाव ज्यादातर नकारात्मक होता है भारत में। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। एल नीनो की वजह से भारतीय मानसून भारत में कम वर्षा का कारण बनता है। एल नीनो दूसरा, एल नीनो की वजह से सूखे की स्थिति आती है, जल संकट देखने को मिलता है, तापमान सामान्यतः अधिक होता है। एल नीनो का प्रभाव कम वर्षा, सूखा, कम वर्षा, सूखा, जल संकट आदि स्थिति भारत में देखने को मिलती है। अधिक तापमान,
भारतीय कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यह है एल नीनो। एल नीनो को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है, इसे चाइल्ड क्राइस्ट भी कहा जाता है। ये भारतीय मानसून पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर ज्यादातर नकारात्मक होता है। एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर ज्यादातर नकारात्मक होता है। ज्यादातर नकारात्मक होता है। एल नीनो भारत में ये स्थिति 1990 से 91 में देखी गई थी। इसका व्यापक प्रभाव 1990 से 91 में देखने को मिला था। 1990 से 91 के बीच में देखने को मिला था, और ये लगभग 5 से 10 सालों के बीच में आता है। एल नीनो लगभग 5 से 10 वर्षों में आता है। एल नीनो का भारत के मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये भी पूछा जाता है। एल नीनो को किस नाम से जाना जाता है? एल नीनो का क्या क्या प्रभाव है भारतीय मानसून पर, या भारतीय कृषि को कैसे प्रभावित करता है? बाढ़, सूखा या कम वर्षा, और ये कितने वर्षों के उपरांत आता है? एल नीनो जो होता है पश्चिमी प्रशांत महासागर से चलने वाली व्यापारिक पवनें जब पूर्वी प्रशांत महासागर में पहुंचती हैं, वहां पर क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है, और एल नीनो की वजह से पूर्वी प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखीय प्रदेशों के पास समुद्र का तापमान, महासागर का तापमान सामान्य से 10 डिग्री ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दिशा में मानसूनी पवनें चलती हैं और उस क्षेत्र में अधिक वर्षा का कारण बनती है, तथा भारतीय मानसून पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इस भारतीय मानसून यानी भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ पर वर्षा कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है। दूसरा है ला नीनो। भारतीय मानसून पे ला नीनो का क्या प्रभाव है? ला नीनो को लिटिल गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। ला नीनो का भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ला नीनो को लिटिल क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है।